हेलो प्यारे साथियों, तो क्या हाल है आप सभी के। आशा कर रहा हूँ भैया सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई में एकदम लिप और एकदम बढ़िया से लगे हुए होंगे। ठीक है, अभी आप लोग के एग्जाम्स डेट आए नहीं हुए हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी पढ़ाई को थोड़ा सा ढीला कर दिया जाए। भाई ढीले मत होना, एकदम एग्जाम में एकदम बेहतरीन तरीके से लगे रहो भाई। यही समय है जिसमें अगर हम ढीले हो गए तो हमें जो चीजें आ भी रही हैं वो भी चली जाएंगी। तो इसलिए हमको इस टाइम ढीला ना पड़ना है, इस टाइम और जोर शोर तरीके से अपनी तैयारी को करते रहना है और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट अपनी पढ़ाई में लेकर आना है। थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन होगा, मैं समझ रहा हूँ कि एग्जाम्स की हमने तैयारियां की थी लेकिन हमारे डेट टल गए। तो भाई इससे आप लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं होंगे, अपनी तैयारी को और बढ़िया से और मजबूत कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एशियन हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, ये तीन चीजें पूर्णतः समाप्त हो चुकी हैं। अभी जो है हमारा पॉलिटी बचा हुआ है। पॉलिटी में 2 क्लास और लगेगी, आज एक क्लास और। ठीक है, पॉलिटी पूरी हमारी समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हमारा क्या बचा होगा भैया? मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो भी 3 से 4 क्लास में वो भी समाप्त कर दूंगा। ठीक है, बस हमारी इतनी चीजें ये समाप्त हो जाएंगी। उसके बाद जो हम लोग बिहार बिहार जीके जो है वो कंप्लीट कर देंगे। कल लॉन्चिंग है, कल 9 बजे सुबह आप लोग जो है एक स्पेशल लॉन्चिंग है हमारे चैनल पर, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइए। वो बहुत बेहतरीन अपने आप में लॉन्चिंग है। ठीक है भाई, आप कोई भी एग्जाम देंगे ना भाई, अगर उसके बाहर कुछ भी आप लोगों को देखने को मिला तो आकर मेरे से मिलना। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, आज हम क्या देख रहे होंगे? उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय से जो भी क्वेश्चंस आए होंगे होंगे उनको हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो वह राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है भैया? राष्ट्रपति के पास उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार होता है। ठीक है, प्रश्न तो विकल्पों में राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय मुख्य न्याय मूर्ति और जो है ऐसे अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर क्या कर रहेगा भाई? नियुक्त करना आवश्यक समझेगा। मतलब राष्ट्रपति जो भाई जिनको नियुक्त करना आवश्यक समझेगा उनके साथ और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या फिर न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश को मिलकर जो है ये बनेगा। अनुच्छेद किसके द्वारा? अनुच्छेद 216 के द्वारा उच्च न्यायालय। ठीक है, अनुच्छेद 216 के तहत। किसके तहत भैया? अनुच्छेद 216 के तहत। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। किसको देता है भैया? तो राष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसको संबोधित करता है? राष्ट्रपति को जो है भैया संबोधित करता है अपना त्याग पत्र। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्यरत करता है। ये याद रखना, कितने वर्ष तक? 62 वर्ष तक। उच्च न्यायालय का भाई, उच्चतम न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय 62 वर्ष, ये याद रखना। ये माइंड में एकदम बिठा लेना कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष तक तो रहते हैं? 62 वर्ष तक। ठीक है, अपने पद पर कार्यरत रहता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने जो है हस्ताक्षर युक्त पत्र द्वारा अपना त्याग पत्र या त्याग दे सकता है। अनुच्छेद 271 फर्स्ट का में ये चीजें दी गई हैं। अनुच्छेद 217 फर्स्ट का में, 71 कह रहा हूँ भाई, अनुच्छेद 217 फर्स्ट का में दिया गया हो। साथ ही उसे जो है सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल बहुमत से जो उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन से राष्ट्रपति द्वारा पदमुक्त किया जा सकता है। भाई मतलब वही समझ रहे हो, महाभियोग लगाकर। महाभियोग वाली प्रक्रिया जब देखे थे अभी हाल ही में, एक लोगों के ऊपर लगनी थी भाई। उच्च सदन निचले सदन कहीं पर भी लाया जा सकता है, लेकिन पता चला कि विपक्ष कहीं और लाना चाह रहा था, पक्ष कहीं और, उसी चक्कर में वो बच लिए। भाई समझ रहे हो कितने तरीके से ये लोग खेल जाते हैं न्यायाधीश लोग। किस उच्च न्यायालय ने हाल ही किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक गैर कानूनी है? ये किस उच्च न्यायालय ने एक ही बार में जो है ये फैसला दिया था? सबसे पहले तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने। किसने दिया था भैया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो है ये दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रहमतुल्ला और खातून-निसा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य 1994 के मामले में यह निर्णय दिया कि यह विधि के उपबंधों को विफल करने के उद्देश्य से एक ही बैठक में 3 बार
तलाक कहकर दिया गया तलाक गैर कानूनी माना गया। मतलब ये समझ लो भाई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उस टाइम दिया था किसके तहत? रहमतुल्ला और जो है खातून निसा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, और जो है अन्य 1994 में जो मामला था उसमें निर्णय ये दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए? भाई इसमें से तो भाई दो है, एक गुवाहाटी है और जो एक बम्बई मुंबई, ये बम्बई बम्बई, ठीक है, ये दो लोगों के लिए। गुवाहाटी तथा बम्बई उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों के लिए है। इसका क्षेत्राधिक इसकी जो है क्षेत्रधारिता असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश तक है, जबकि बम्बई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार महाराष्ट्र, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव और गोवा में। मतलब समझ लो भाई, ये लोग जो है कई जगहों पर इनका मतलब शासन चलता है, किसका भाई? इस उच्च न्यायालय का, इन दोनों उच्च न्यायालयों का। ठीक है, अतः जो है विकल्प सी और डी दोनों सही हैं। तो भाई इसमें उपयुक्त में से एक से अधिक दिया नहीं था, तो इसलिए हम इसको लगा नहीं पाएंगे। ठीक है, बाबरी मस्जिद राम जन्म भूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ के समक्ष है का प्रकार है, तो स्वत्वाधिकार यानी कि टाइटल स्वीट वो है क्या भैया? टाइटल स्वीट है। ठीक है, मुकदमा है। लेकिन भाई ये तो अभी फाइनल हो चुका है। ठीक है, इस पर इसलिए इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं बनेगा। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध अब हम लोग देखते हैं। केंद्र राज्य संबंध से जो भी प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे जो है केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया? निम्न में से किस वर्ष सरकारिया आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुति का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो कब किया था भैया? 1987 में किया था। कब किया था भैया? 1987 में किया था। सरकारिया आयोग, जिसे जो है केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर अपना प्रतिवेदन जमा किया था। सरकारिया आयोग, जिसने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए गठित किया गया था, इसने जो है भैया 27 अक्टूबर 1987 को आधिकारिक तौर पर क्या किया था? अपना प्रतिवेदन जमा किया था। गैर तलब है कि वर्ष 1983 में, कब भैया? वर्ष 1983 में केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आर एस सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों के सुधार की दिशा में 247 सिफारिशें प्रस्तुत की थी। भाई कितनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी इसके द्वारा भैया? 247 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी। और किसकी अध्यक्षता में ये गठित किया गया था? तो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे आर एस सरकारिया। ठीक है, इन्हीं की अध्यक्षता में ये 3 सदस्यीय आयोग जो है वो गठित किया गया था। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं हम लोग अब। अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है, तो राज्य की सहमति के बिना जो है अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जाता है, किसके द्वारा? राज्य की सहमति के बिना भैया ये किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत क्या किया जा सकता है? अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद को भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए जो है कोई विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। कोई भी विधि बना सकते हैं भाई संपूर्ण भारत के लिए। ठीक है, इस शक्ति के तहत संसद द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधियों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है, तथा इस संदर्भ में किसी राज्य या राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं। इस शक्ति के तहत संसद द्वारा अंतरराष्ट्रीय संधियों पर प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के किसी विषय पर कानून का निर्माण किया जा सकता है भाई, तथा संदर्भ में किसी राज्य या राज्यों की सहमति क्या नहीं है? आवश्यक नहीं है भाई, ये याद रखना। ठीक है, ये किसके तहत है? 253 के तहत है भैया। आपात उपबंध किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। किसके द्वारा की जाती है भैया?
तो यह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा भैया? राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा की जा सकती है। किसकी भैया? राष्ट्रीय आपातकाल की। ठीक है। अनुच्छेद 352 सॉरी अनुच्छेद 352, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है, जिसमें युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सुरक्षा संकट में है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। दातव्य के मूल संविधान में अनुच्छेद 352 में जो है आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया है। ये याद रखना कि जब मूल संविधान जो हमारा था उसमें हमारा ये नहीं था, क्या नहीं था भैया? सशस्त्र विद्रोह नहीं था। सशस्त्र विद्रोह जो है ये नहीं था। वहां पर क्या था भैया? आंतरिक अशांति थी। क्या थी? आंतरिक अशांति थी। लेकिन जब 44वां हमारा संविधान संशोधन होता है 1978 में, तो उसके तहत क्या कर दिया जाता है? सशस्त्र विद्रोह ला दिया जाता है वहां पर कि सशस्त्र विद्रोह अगर कहीं पर होता है तो वो आंतरिक अशांति में अगर सशस्त्र विद्रोह हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा भैया? वहां पर भी अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया जाएगा। ठीक है। क्या लगा दिया जाएगा? राष्ट्रीय आपात लगा दिया जाएगा। अनुच्छेद 355 संघ का यह कर्तव्य कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। ये किसमें दिया गया हुआ भैया? अनुच्छेद 355 में। अनुच्छेद 355 में क्या है? संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 356 में क्या दिया गया होगी? ये इंपॉर्टेंट है। यदि राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाता कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति इस अनुच्छेद का प्रयोग करके उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। समझ रहे भाई? जैसे कहां पर भैया? मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन, वहां पर जो अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाए। क्यों? क्योंकि भाई वहां पर जो है जो चीज चल रही थी उनके अनुसार चल नहीं पा रही थी मुख्यमंत्री के द्वारा, तो राज्यपाल के द्वारा कहा गया कि नहीं भैया यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। अगर राष्ट्रपाल नहीं भी कहता है, प्रतिवेदन मिलने पर अगर नहीं भी देता है प्रतिवेदन, तो भी जो है ऐसी स्थिति अगर राष्ट्रपति को लग जाती है कि हाँ भाई यहाँ पर स्थिति असामान्य है, सब लोग राजी हैं गए, सबको लग ही रहा है कि हाँ यहाँ पर स्थिति असामान्य है, तो वहां पर भाई राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वो किसके तहत भैया? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 ये याद रखना। किसके तहत? अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया? यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या प्रत्येक उसके राज्य क्षेत्र में किसी भाग में वित्तीय अस्थायित्व या प्रत्यय संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। मतलब भाई अगर लगे कि हाँ यहाँ पैसा की मतलब वित्तीय संकट आने वाला है इस राज्य में या फिर भारत में, ठीक है, भारत या उसके किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो है वित्तीय आपात हो गया, तो वहां पर जो है अनुच्छेद 360 के तहत क्या लगाया जा सकता है भैया? वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अब देखो भैया कौन कौन सी घोषणा है। 352 में क्या दिया गया होगा भैया? राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या दिया गया होगा? राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में क्या दिया गया होगा भैया? 356 में, तो 356 में जो है राष्ट्रपति शासन दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा भैया? राष्ट्रपति शासन। 352 में राष्ट्रीय आपात, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में क्या दिया गया भैया? वित्तीय आपात। तो ये इतना याद रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इस कंफ्यूजन को दूर कर लेना, एकदम बढ़िया से रट लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तो जो ऊपर वाले सभी, हाँ भाई, ये हथियारबंद विद्रोह के आधार पर भी कर सकते हैं, बाक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, मतलब सभी के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकाल की घोषणा करता है भाई? 352 भी करता है आपातकाल, ठीक है, और 360 भी करता है और 356 भी करता है भाई। देख रहे हो भाई, वही चीज है यहाँ पर भी। देखिए
राष्ट्रीय आपातकाल 352 में दिया गया और राज्यों को समन्वित तंत्र विफल हो जाने की दशा में राष्ट्रपति शासन 356 में दिया गया हुआ। वित्तीय आपातकाल जो अनुच्छेद 360 में दिया गया। केवल आपातकाल का उल्लेख किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। यह लोक सेवा आयोग ने उत्तर कुंज निवेश का विकल्प क्या मांगा था भैया? डी को सही माना था, ठीक है, डी को सही माना था। लेकिन जो है भाई ये सही ही नहीं है क्वेश्चन। प्राय किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है भैया? तो जो है गवर्नर, मतलब सॉरी हाँ, गवर्नर के जो है सलाह पर जो है लागू किया जाता है, ठीक है, राज्यपाल वही। अनुच्छेद 356 के तहत, सॉरी अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन प्राय गवर्नर की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लागू किया जाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति घोषणा द्वारा उस राज्य की राज्य सरकार के सभी या कोई कृत्य या शक्ति अपने हाथ में ले सकता है भाई, मतलब उसी को राष्ट्रपति शासन कह दिया जाता है, ठीक है। ये चीज मैंने अभी आप लोगों को ऊपर पहले ही बता दी है। किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के लिए परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? राष्ट्रपति राज्यों के राज्य मामलों के संबंध में सेवारत या सभी वर्ग के कर्मचारियों को वेतन और भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है भाई, ये तो सीधा ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अभी और देखते हैं क्या क्या दिया गया उसमें। उपराष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी के वेतन या भत्ते कम करने के आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखे जाएंगे। तो हाँ भाई बिल्कुल सही है। 1 2 3 1 3 4 मतलब उसमें जिसमें दिया था नहीं, दूसरा वाला ऑप्शन वही सिर्फ गलत होगा, बाकी सब जो है सही हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा किए जाने का प्रावधान। जो भारतीय संविधान है उसके अनुच्छेद 360 के अंतर्गत क्या दिया गया हुआ है? राष्ट्रपति द्वारा जो है वित्तीय आपातकाल घोषणा किए जाने की क्या है भैया? प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में क्या होता है? अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। वित्तीय आपातकाल लगाए जाने की स्थिति में अनुच्छेद 360 के खंड 4 के तहत निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? अनुच्छेद 360 के 4 के उपखंड ए के फर्स्ट के तहत राष्ट्रपति राज्यों के राज्य मामलों के संबंध में सेवारत या सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकता है भाई। अनुच्छेद 360 के जो है उपखंड बी के तहत क्या होता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं, ठीक है। वही चीज उसमें लिखा हुआ था प्रश्न में, ठीक है। अनुच्छेद 364 के उपखंड फर्स्ट ए के जो है सेकंड में, ए का फर्स्ट होता है, ए का ये सेकंड है, के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किए जा सकते हैं। अतः प्रश्नगत कथन 1 3 और 4 सही है, जबकि सॉरी साथियों 2 सही नहीं है। प्रथमतः आपात स्थिति की घोषणा कितने समय काल के लिए सीमित की जा सकती है भैया? तो 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए जो है यह सीमित की जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 तक निहित है। यदि आपातकाल की उद्घोषणा को दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो आपातकाल 6 महीने तक जारी रहता है और प्रत्येक 6 महीने के लिए संसद की स्वीकृति के साथ अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है भाई। मतलब समझ रहे हो भाई, कोई जरूरी नहीं है कि 6 महीने में खत्म कर दिया, अगर संसद चाहेगी तो इसको अनिश्चित काल तक बढ़ा सकती है भाई, 6 महीने करके, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हम्म,
वित्त आयोग, वित्त आयोग, भारतीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। संविधान के अनुच्छेद 380 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें केवल सलाह प्रकृति में जो है केवल सलाहकारी होती, सही है, सही है, ठीक है। पहला वित्त आयोग गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसमें जो है सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार उससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है ये प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पूर्व राष्ट्रपति द्वारा एक वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान करता है। अतः यह एक संवैधानिक निकाय है, यह संस्था है। अतः ये क्या है भैया, एक संवैधानिक संस्था है। इसके अध्यक्ष एवं जो है सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका मुख्य कार्य संघ और राज्यों के बीच करों के जो है शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है। भाई ये समझो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में, ये याद रखना, प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर। मतलब समझो भाई, वही जो है वित्त आयोग का गठन देखते हो आप लोग, होता है ना जिसके तहत निर्मला सीतारमण और ताई जी बनी हुई है, ठीक है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में क्या होती हैं, सलाहकारी होती हैं। वित्त आयोग भारत की जो है समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है। यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। ज्ञातव्य कि पहले वित्त आयोग का गठन केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 1951 को किया गया था। ये याद रखना भैया कि पहला जो वित्त आयोग था, पहला वित्त आयोग का गठन किसके समय में, किसके जो है अध्यक्षता में किया गया था, केसी नियोगी, केसी नियोगी की अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था, 22 नवंबर 1951 को। कब किया गया था भैया, 22 नवंबर 1951 को ये किया गया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है अरविंद पनगड़िया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया, अरविंद पनगड़िया है, ठीक है। निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, तो अनुच्छेद 280 के तहत बता ही दिया भाई आप लोग मैंने। भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है तो राज्य और केंद्रों के बीच वित्त से भैया, राज्य के बीच वित्त से नहीं भाई, संघीय जो वित्त आयोग है ये जो है राज्य और केंद्रों के बीच रखेगा ना भाई, ना कि राज्य और राज्यों के बीच। भाई राज्य और राज्यों के बीच तो कौन ही रखता है। निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए जो है आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है, तो भैया संसद विधि द्वारा, संसद विधि द्वारा जो है निर्धारण करता है वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक अर्हताओं का, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 सेकंड में स्पष्ट प्रावधान है कि वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक अर्हताएं और उनके चयन की रीति जो है संसद द्वारा विधि बनाकर निर्धारित की जा सके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 सेकंड में स्पष्ट प्रावधान है कि वित्त आयोग के सदस्यों के लिए आवश्यक अर्हताएं और उनके चयन की रीति संसद द्वारा विधि बनाकर क्या की जाएगी भैया, निर्धारित की जाएगी। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है भैया, केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व का बंटवारा, ये इसका क्या भैया प्राथमिक कार्य है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो है राजस्व का बंटवारा, ये जो है वित्त आयोग का क्या भैया प्रारंभिक कार्य है। क्या भैया, केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा ये वित्त आयोग का प्रारंभिक कार्य, ये जरूर से याद रखना। संविधान का अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है भैया, संघ और राज्यों के मध्य करों का शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में तथा राज्यों के मध्य ऐसे आगमों के तत्संबंधी भागों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना होता है।
मतलब भाई वित्त आयोग यही करता है कि अपनी सिफारिशें दे देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उसको फिर जो है क्रियान्वयन तरीके से लेकर आता है। ठीक है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है भैया? तो आज जो है कौन थे भैया? डॉक्टर सी रंगराजन थे। ठीक है, ये 12वें के थे। ठीक है, उस टाइम ये 2001 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, ये सब कुछ जानने लायक नहीं, ये पुराने हैं। ठीक है, इनमें से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो कौन थे भैया? सिदीप्तो मुंडले। ये 2022 में पूछा गया था, इसका भी कोई महत्व नहीं है। आज के बारे में हमें जानना है, आज का ही महत्व है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अरविंद पनगड़िया, ये याद रखना, 23 दिसंबर 2023 में अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया था। 16वें वित्त आयोग में वर्तमान में अन्य 4 सदस्य कौन कौन से हैं? एनी जॉर्ज मैथ्यू यानी कि पूर्णकालिक सदस्य हैं, मनोज पांडा पूर्णकालिक सदस्य हैं, डॉक्टर सौम्य कांति घोष ये सदस्य हैं, टीबी रवि शंकर ये सदस्य हैं। पूर्व में डॉक्टर निरंजन राजाध्यक्ष को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन अप्रैल 2024 में उनके स्थान पर मनोज पांडा को शामिल किया गया। पूर्व में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त अजय राणा झा ने अप्रैल 2025 में व्यक्तिगत कारणों से अपने पद से क्या दे दिया था भैया? इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। किससे भैया? योजना आयोग या फिर नीति आयोग से जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, योजना आयोग की स्थापना तो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी भैया। योजना आयोग तो समाप्त कर दिया गया भैया। ठीक है, लेकिन योजना आयोग से क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए हमें योजना आयोग को जो है बढ़िया से पढ़ना होगा भाई। योजना आयोग को हमें जो है वो बढ़िया से पढ़ना होगा। योजना आयोग एक जो है संविधानेतर सलाहकारी और परामर्शदात्री जो है संस्था थी। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं था। इसका गठन जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प द्वारा 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था। इसका मुख्य कार्य राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना तथा देश के संसाधनों के सर्वाधिक प्रभावी और संतुलित उपयोग के लिए जो है योजना तैयार करना और संसाधनों के आवंटन का निर्धारण करना था। मतलब वही समझ लो जो नीति आयोग अभी कर रहा है। ठीक है, वो उस टाइम योजना आयोग करता था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को इस संस्था पर नीति आयोग का गठन किया गया। इसके स्थान पर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग का। कब भैया? 1 जनवरी 2015 को। ये डेट याद रखना कि नीति आयोग कब आया। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग कब आता है? तो 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या किया जाता है कि योजना आयोग जो है लाया, योजना आयोग की जगह पर क्या ला दिया जाता है भैया? नीति आयोग जो है वो ला दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान समय में नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी हैं। ये याद रखना, उपाध्यक्ष। नीति आयोग तो सब लोग जानते हो, उसके बारे में जाने लिए कि 1 जनवरी 2015 को, ये डेट तो सबको याद होगा। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं, ये सबको पता होगा, लेकिन उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं, ये याद रखना। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी नीति आयोग के क्या है? उपाध्यक्ष। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो अब प्रधानमंत्री होता है। नीति का जो है पूर्ण रूप क्या है नीति का? तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। नीति का पूर्ण रूप क्या भैया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये जो है नीति का फुल फॉर्म है, यानी कि राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। योजना आयोग एक खालिस्तान, मतलब एक क्या है? तो परामर्शदात्री संस्था थी ये। ठीक है, ये 1994 में पूछा गया प्रश्न, तो भाई इसका कोई भी महत्व तो नहीं है। ये जो है एक क्या थी भैया? सलाहकार बोर्ड थी। ये भी जो है इसका भी अब कोई महत्व नहीं है। ये भी वही ऑप्शन सही, इसका भी कोई महत्व नहीं है। योजना आयोग का गठन भैया तो 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 1950 में हुआ था। योजना आयोग एक क्या है भैया? यह जो है गैर संवैधानिक निकाय है, था, है नहीं। भारत में योजना आयोग की स्थापना 1950 में। ठीक है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष भैया प्रधानमंत्री। अब इसका कोई महत्व तो है नहीं, इसीलिए इतना तेजी इसको भाई करवा दिया ना मैं। नीति आयोग का
थिंक टैंक जिसको कहा जाता है ना, भारत सरकार के नीति आयोग जो आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह है। नीति का पूर्ण स्वरूप क्या है? नीति का पूर्ण स्वरूप क्या है भैया? तो अभी आप लोगों को मैंने बताया था, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा, राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि राष्ट्रीय भारतीय परिवर्तन संस्थान, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा इसमें सही हो जाएगा। नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो 1 जनवरी 2015 को। कब आया था भैया? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग अस्तित्व में आया था। कब आया था? 1 जनवरी 2015 को। चुनाव आयोग के बारे में हम लोग देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 है। अनुच्छेद 324 जो है ये चुनाव आयोग से जो है भारतीय निर्वाचन आयोग के स्थापना से क्या है भैया? संबंधित है। कौन सा भैया? तो वह जो है अनुच्छेद 324 कौन सा हो जाएगा भैया? अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है भैया? तो वह जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है, ठीक है, और इसकी स्थापना से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद एवं राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत संसद तथा राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने तथा इन निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। भैया किसमें? ये 324 में। व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहते हैं? तो उपचुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको भैया? उपचुनाव कहा जाता है व्यवस्थापिका के रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए होने वाले विशेष चुनाव को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। व्यवस्थापिका के किसी निर्वाचित सदस्य के निधन, इस्तीफे, अयोग्यता आदि के कारण हुए रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए होने वाले विशेष चुनाव को क्या कहा जाता है? बाय इलेक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को उपचुनाव कहा जाता है, बाय इलेक्शन कहा जाता है। जैसे कोई किसी का निधन हो जाता है, किसी ने इस्तीफा दे दिया या कोई अयोग्य व्यक्ति आ गया उसको हटा दिया गया, तो उसके लिए क्या किया जाता है? बाय इलेक्शन किया जाता है। ठीक है, उपचुनाव उसके लिए होता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई थी? किस संविधान संशोधन में की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। 61वां 1989 में संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें जो है केंद्र और राज्यों की जो है व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई थी भैया? 18 वर्ष कर दी गई थी। मतलब कि आप 18 वर्ष में समझदार हो जाएंगे कि मुझे किस राजनेता को चुनना है या किसको चुनना है, तो इसलिए जो है 18 वर्ष कर दी गई थी 21 वर्ष से घटाकर। और ये किस संविधान संशोधन में हुआ था? 61वां संविधान संशोधन था। और 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ये डेट याद रखना, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, जो 28 मार्च 1989 से क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। नागरिकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग जो है नवंबर 1989 में संपन्न 9वीं लोकसभा में जो है आम चुनाव में किया गया। दिए गए प्रश्न में विकल्प सी में 1989 का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण 88 होना चाहिए। हाँ भाई सॉरी, मेरे से भी मिस्टेक हो गई, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, 1988 इसको कर लेना। ठीक है, इसमें क्या कर लेना भैया? 1988 कर लेना। ठीक है, आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से 61वां संविधान संशोधन 1988, ये याद रख लेना। भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? भैया उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत में यदि एक राष्ट्र
यानी एक राज्य यानी कि राष्ट्र एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन की व्यवस्था लागू की जाती है, तो ऐसी स्थिति में सभी राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को लोकसभा के कार्यकाल के समानुरूप करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति में राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल के तदनुसार बढ़ाना या घटाना होगा तथा लोकसभा के वर्तमान कार्यकाल को भी उसी रूप में समायोजित करना होगा। साथ ही यह व्यवस्था लागू हो जाने के बाद आगे भी लोकसभा या राज्य विधानसभाओं के समय पूर्व भंग विघटित होने की स्थिति के संदर्भ में तदनुरूप प्रावधान करने होंगे। अतः ऐसी व्यवस्था के लिए संविधान के अनुच्छेद 83 यानी कि संसद के सदनों की अवधि अनुच्छेद 83 में क्या दी हुई होगी, यहीं पर याद कर लो भाई। आर्टिकल 83 आर्टिकल 83 में क्या दिया गया हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। आर्टिकल 83 में क्या दिया गया हुआ है, संसद के सदनों की अवधि है। संसद के सदनों की अवधि है क्या भैया, संसद के सदनों की अवधि है। ये जो है किस में दिया गया है, ये 83 में दिया गया हुआ है। अनुच्छेद 85 में क्या दिया हुआ है, संसद के सत्र 17 अवसान और क्या भैया, अनुच्छेद 85 में क्या दिया हुआ है, संसद के सत्र 17 अवसान विघटन, ये सब कुछ अनुच्छेद जो है 87 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 172 में क्या दिया गया है, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि दी गई है। अनुच्छेद 174 में राज्यों के विधानमंडल के सत्र 17 अवसान और विघटन दिया हुआ। अनुच्छेद 356 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने के संबंध में दशा में उत्पन्न में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान दिए आदि संशोधन आवश्यकता होगी। मतलब समझो भाई, कई संविधान संशोधन है या फिर कई संशोधन हमें कई अनुच्छेदों में संशोधन हमें करने होंगे। उल्लेखनीय कि एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट 14 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। समझ रहे हो भाई, एक राष्ट्र एक चुनाव की जो उच्च स्तरीय समिति का गठन हुआ था वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को किया गया था और उसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो 14 मार्च 2024 को द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनको इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। ठीक है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है भैया, तो वो चुनाव आयोग के पास है। किसके पास है, चुनाव आयोग के पास ये अधिकार होता है। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय राज्य का दल का दर्जा देने का अधिकार चुनाव आयोग को है। इसके लिए कुछ मानदंड घोषित करता है। ठीक है, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का संस्करण क्या है, तो जो है M3 है। क्या भैया, M3 है। ठीक है, निर्वाचन की निर्दिष्ट प्रक्रिया और तंत्र का अधीक्षण करने के लिए संविधान द्वारा निर्वाचन आयोग के नाम से एक स्वतंत्र निकाय की स्थापना का उपबंध अनुच्छेद 324 के अंतर्गत किया जाता है। वही मतलब निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग ने निर्वाचन प्रणाली को पारदर्शी, सरल और सहज बना दिया है। भाई पारदर्शी कितना है ये तो आप सब लोग जानते हो, पारदर्शी की तो बात कोई ना करे। पारदर्शी व्यवस्था की आधिकारिक पुष्टि के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी का प्रयोग हो रहा है। भाई क्या ही बताऊं मैं इन लोगों को, चोरों को। वर्तमान समय में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपीएटी का M3 संस्करण निर्वाचन आयोग द्वारा प्रयोग किया जा रहा था। विकल्प सी सही होगा। आप लोगों को पता ही होगा भाई कितना होगा। अब यहाँ राजनीतिक दल से जो हम लोग भैया कल कर रहे होंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा सी यू। और क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।